वह उनको समान आयतन वाले पात्रों में संचित करना चाहता है, यानी कि भरना चाहता है, तो उसको कम से कम कितने पात्रों की आवश्यकता होगी या जरूरत होगी। ठीक है ना। तो सिंपल एचसीएफ वाला एक क्वेश्चन है, आपको टाइम देंगे हम फिर से वही 15 सेकंड का। चलिए, क्वेश्चन समझ में आ गया, स्टार्ट कीजिए, योर टाइम स्टार्ट नाउ। 300, 330 और 420 एलसीएम लीजिए, सॉल्व कीजिए फटाफट से। हाँ, तो हमारी पिछली 3 क्लासेज आपने ली होंगी, अगर अब तक नहीं ली हैं तो जरूर लीजिए। क्लास नंबर 4 है और हम आपको फिलहाल जो है क्वेश्चन करा रहे हैं वो एक मिक्सअप क्वेश्चन करा रहे हैं, लेकिन सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में आएंगे सीधे के सीधे। ठीक है ना। और कल से हम क्वेश्चन का लेवल अप कर रहे हैं। अगर जिनको लग रहा है क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हल्का चल रहा है तो हम कल जो है एग्जाम के हिसाब से ही क्वेश्चन का लेवल अप करने वाले हैं। ठीक है ना। तो आप उसके लिए तैयार रहिए। चलिए, पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इन सब का देखो क्वेश्चन क्या है कि सभी तेलों को भरना है, और जब सभी तेलों को भरना है तो हमको एक ऐसे पात्र की आवश्यकता है जिसका भाग इन तीनों में चला जाए। ठीक है ना। तो वो क्या हो सकता है, इनका एचसीएफ हो सकता है। तो 300, 330 और 420, अगर आप इनका एचसीएफ लेंगे यानी कि महत्तम समावर्त लेंगे, ठीक है ना, तो वो आप कैसे निकालेंगे महत्तम समावर्तक। देखिए, आपको इसका जो तरीका है वो मैं एलसीएम वाले मेथड से बताऊंगा, और वो मेथड आपको बिल्कुल इजी लगेगा, क्योंकि आप जब अब तक जो निकालते आए हो वो मेथड जो है वो काफी लेंथी होते हैं। जैसे एलसीएम निकालते हैं बस वैसे ही एचसीएफ निकालना है। तरीका बिल्कुल सिंपल है, आपको केवल उस संख्या का भाग देना है जिसका भाग तीनों में जाए। एलसीएम के टाइम हम क्या करते हैं, हम अगर किसी एक में भी जा रहा है तो हम दे देते हैं। ठीक है ना। लेकिन यहां पर क्या है कि दी गई सभी संख्याओं में भाग जाए उसका ही भाग देंगे, और हम इस चीज की परवाह बिल्कुल नहीं करेंगे कि वो अभाज्य हो या भाज्य हो। जैसे कि अगर हम देखें सभी के पीछे 0 है, यानी कि सीधा 10 का भाग जा रहा है सभी में। ठीक है ना। 10 भले ही क्या है, भाज्य संख्या है, लेकिन यहां आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि हम क्या निकालें, एचसीएफ निकालें, एलसीएम निकालें, तब आप इस चीज के बारे में सोचिएगा। तो सभी में भाग जा रहा है 10 का, 10 का दिया भाग, ये आ गया 33 और ये आ गया 42। ठीक है ना। अब ऐसी संख्या ढूंढिए जिसका भाग इन तीनों में जाए। तो क्या है, ऐसी संख्या 3 है। 3 का देंगे 10, 11 और 14। ठीक है ना, 14 42। अब आपके पास क्या कोई ऐसी संख्या है जिसका इन तीनों में भाग जाए, 10 11 14 में? तो ऐसी आपके पास नहीं, ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका तीनों में जाए। नहीं जा रहा है अगर तीनों में, तो आप यहीं रुक जाइए, आपका एचसीएफ आ गया है, बस आप इन दोनों का गुणा कर लीजिए, 10 गुणित 3 कर लीजिए 30। तो 30 जो है उस पात्र की मात्रा आ गई। ठीक है ना, जिसमें आप इन तीनों तेल को भरोगे बारी बारी। लेकिन आपको ऐसे कितने पात्र चाहिए, तो क्या करना है, आप 30 का भाग लगाइए सब में। आपको कहीं नहीं करना है पात्रों की संख्या निकालने के लिए, आप 300 में 30 का भाग लगाइए, 330 में 30 का भाग लगाइए, और 420 में भी 30 का भाग लगाइए। तो तीनों के अलग अलग पात्रों की संख्या आ जाएगी, फिर आप उनको जोड़ दीजिए। यहां 30 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यहां 30 का भाग लगाएंगे 11 आ जाएगा, और इधर आ जाएगा 14। यही संख्या आ गई जो नीचे बची थी। ठीक है ना, सिंपल है, आप वहां से डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये आपको चीजें, नई नई चीजें आपको यहां सीखने को मिलेंगी। और इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 35 35। ठीक है ना। तो 35 पात्र जो है वो हमको चाहिए। ठीक है ना, तो क्लियर है, इजी क्वेश्चन था और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है यहां पर, श्री राजू एक सुव्यवस्थित निवेश योजनाओं में 1000 रुपए प्रति वर्ष। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखने में इजी लगता है लेकिन अक्सर स्टूडेंट इसको गलत करते हैं। ठीक है ना। तो आप क्वेश्चन पढ़िए कि वो 1000 रुपए क्या कर रहा है, प्रति वर्ष हर साल निवेश कर रहा है 3 वर्ष हेतु। ठीक है ना। सरल ब्याज दर 11% है सिंपल इंटरेस्ट का, लेकिन गलती बहुत होती है। सरल ब्याज दर 11% है, 3 वर्ष बाद राजू को कितना ब्याज मिलेगा। केवल ब्याज निकालना है, एसआई निकालना है, तो क्या करेंगे, एसआई का फॉर्मूला लगा सकते हो, लेकिन अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, देखो पहले प्रश्न को अच्छे से समझो कि प्रथम वर्ष, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर आपको करने के लिए टाइम देंगे हम, लेकिन आपको समझना है तीनों वर्ष और हर साल वो 1000 रुपए निवेश कर रहा है। तो कुल कितने निवेश किए, समय कितना लेंगे, आप इसको अच्छे से सोचिए और करिए। ठीक है ना।
समय आपको हम फिर से वही 15 सेकंड का देंगे, तो आपका समय शुरू होता है अब। 15 सेकंड क्वेश्चन को समझने के बाद पर्याप्त होती हैं, बल्कि ज्यादा होती हैं। समझ में क्वेश्चन आ गया तो 5 सेकंड में हो जाना चाहिए। चलिए, टाइम हो गया, क्वेश्चन समझ में आया। देखिए, आप कमेंट नहीं करते हैं यार, कमेंट करके मुझे आंसर बताया करो, ठीक है ना। मैं सबके जो है देखता हूं, लेकिन कमेंट नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपसे वो चीजें सॉल्व नहीं हो रही हैं। आप पेन और पेपर लेके बैठिए और सॉल्व करिए ईमानदारी से, तभी आपको सिलेक्शन हो सकता है आपका, वरना नहीं होगा। सीधी सी बात है भैया, ठीक है ना। मेहनत तो लगेगी। अब प्रश्न पर आते हैं। 1000 रुपए हर साल निवेश करते हैं, यानी कि देखो, पहली साल वो कितने रुपए निवेश करेगा? 1000 रुपए निवेश करेगा, ठीक है। दूसरी साल भी वो 1000 रुपए निवेश किया, तीसरी साल भी वो 1000 रुपए निवेश किया। जनरली क्या होता है कि वो मूलधन दे देते हैं प्रश्नों में कि इतने रुपए उसने 3 साल तक निवेश किए, लेकिन ये प्रश्न वैसा नहीं है। इसमें वो हर साल अपने जो मूलधन है उसको बढ़ाता जा रहा है। पहले साल मूलधन 1000 रुपए ही था, दूसरे साल मूलधन 1000 और मिला के 2000 हो गया, और तीसरी साल में वो 1000 और मिला के 3000। ठीक है ना। यानी कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि पहली साल मूलधन 1000 रुपए ही रहा, लेकिन दूसरी साल ये और ये जुड़ेगा, ठीक है ना। तो 1000, और अगली साल क्या पहुंची कहानी? 2000। फिर अगली साल ये 1000 रुपए और जुड़ जाएंगे उसमें, तो मूलधन क्या हो जाएगा? 3000। तो यहां पर ये पूरा जोड़ा जाएगा, ठीक है ना। या आप अगर इसको ऐसे नहीं समझना चाहते हैं, तो ऐसे समझिए कि पहली साल के जो 1000 रुपए हैं वो हमारे 1 साल, 2 साल और 3 साल के लिए निवेश रहते हैं। दूसरी साल के 1000 रुपए हमारे 1 और 2 साल के लिए निवेश रहते हैं। तो 3 और 2 5 साल हो गए। और तीसरी साल का जो 1000 रुपए है वो केवल 1 साल के लिए निवेश रहता है। तो कुल 6 वर्ष आप मान लो, और मूलधन को 1000 मानो। तो या तो मूलधन को 1000 मानो, वर्ष 6 कर लो, या मूलधन को 6000 कर लो, वर्ष 1 ले लो। दोनों ही तरीके से आपका आंसर सही आएगा। ये चीज आपको समझनी है, ऑब्जर्व करनी है क्या हो क्या रहा है प्रश्न में, ठीक है ना। तो 1000 रुपए सिंपल, अगर पीआरटी अपॉन 100 लगा दो, क्या होता है? ऐसा ही बराबर सिंपल इंटरेस्ट बराबर पीआरटी अपॉन 100 ये होता है। तो मूलधन क्या, हम 1000 रुपए लिया, दर क्या दिए? 11। टी की जगह यहां 6 मानकर चलेंगे, मानकर क्या, क्योंकि हमने कैलकुलेट किया उस हिसाब से, बटा 100। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो 11 छंग 66 और 10 का गुणा हो जाएगा 660 रुपए। यहां पर क्या आ गया? ब्याज निकल कर आ गया, सिंपल। तो बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट आंसर होगा। ये केवल समझने का जो प्रोसेस है वो टाइम टेकिंग है, बाकी सॉल्व तो ये मौखिक होगा, ठीक है ना दोस्तों। अब आपको आगे से इस प्रकार के प्रश्नों में, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, सिंपल लगता है पर है कठिन, ठीक है ना। उतना भी कठिन नहीं है, इजी है। अगला क्वेश्चन करेंगे तो आसानी से चीजें समझ में आने लगेंगी। चलिए, हाँ जी। तो पहले प्रश्न को समझ लीजिए। किसी सप्ताह विशेष में सोमवार से बुधवार, कहां से कहां तक? सोमवार से बुधवार कितना है? औसत तापमान 27 डिग्री सेल्सियस। औसत क्या होता है पहले वो डिस्कस कर लें। औसत बराबर होता है राशियों का योग बटे संख्या। अगर आपके पास संख्या है और औसत है तो योग निकल आएगा, है ना। तो यहां सोमवार से बुधवार कितने दिन है? सोम मंगल बुध 3 दिन है, और यहां औसत दिया तो आप इसका योग निकाल सकते हैं, ठीक है ना। मंगलवार से गुरुवार, तो यहां भी ये 3 दिन हो गए, इनका औसत तापमान 24 है। अगर गुरुवार का तापमान, एक रिलेशन दिया है यहां से यहां तक, अगर गुरुवार का तापमान सोमवार के तापमान का 2/3 है, तो गुरुवार का तापमान क्या था, ये पूछा है आपसे। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंफ्यूजेबल होता है, कोशिश कीजिए दोस्तों। साथ ही आपको न्यूज दे दें कि एग्जाम ढाबा जो चैनल है हमारा, उसने अपनी एक ऐप लॉन्च की है, और उस पर आपको एमपी पुलिस के टेस्ट पेपर, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, काफी सारा करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, साइंस के क्वेश्चन के अलग अलग टेस्ट, क्विज, वो आपको बहुत सारे उसमें पेपर दिए गए हैं। कुछ फ्री हैं, कुछ पेड हैं। तो आप अगर पेड पैसा खर्च नहीं करना चाहते तो एटलीस्ट फ्री पेपर तो आप लगाइए, ठीक है ना। जाइए, एप्लीकेशन जो है वो मैं आपको लिंक दे दूंगा नीचे, और या फिर आप प्ले स्टोर में एग्जाम ढाबा सर्च कीजिए, एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और फ्री टेस्ट जरूर दीजिए, ठीक है ना। और उसका जो स्कोर है उसका स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजिए, ठीक है ना। और व्हाट्सएप ग्रुप की भी आपको यहाँ पर हम कोशिश करेंगे उसकी लिंक दे दी जाए, ठीक है ना।
चलिए, तो यहां पर अब क्वेश्चन को हम करते हैं, क्या आंसर बनना चाहिए। हाँ जी, देखिए सोमवार से बुधवार 27 औसत हो गया, तो योग क्या हो जाएगा, 27 गुणे 3 आप कीजिए, कितना आएगा 81। ठीक है, ये सोमवार से बुधवार का टोटल तापमान हो गया तीनों दिन का मिला के। अब मंगलवार से गुरुवार कितने दिन हुए, मंगल बुध गुरु 3 दिन हुए, औसत कितना है इनका 24। तो फिर से योग कैसे निकालेंगे, औसत गुणित संख्या 24 गुणा 3, 24 3 72, ये हो गया। अंतर कितना आया 9 डिग्री सेल्सियस का। अब जरा ध्यान से समझना, सोम मंगल और बुध का पहले दिया था 81, और फिर दूसरा क्या दिया है, मंगल बुध और गुरुवार का निकाला हमने। तो जब हम 81 में से 72 घटा रहे हैं तो ये भी घटेंगे, मंगल से मंगल कैंसिल, बुध से बुध कैंसिल, यानी कि जो अंतर आ रहा है वो आपके पास 9 डिग्री सेल्सियस वो आ रहा है सोमवार और गुरुवार के तापमान का आ रहा है 9 डिग्री सेल्सियस। सिंपल सी बात है। हाँ जी भाई, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब साथ ही साथ वो क्या कह रहा है कि अगर गुरुवार का तापमान सोमवार के तापमान का 2/3 है ना, सोमवार का 2/3 है, तो मान लो आप सोमवार का थोड़ी देर के लिए कितना हुआ तापमान 1, है ना, तो सोमवार का जो तापमान है, गुरुवार का तापमान है ना, वो सोमवार की तुलना में 2/3 है। तो अगर सोमवार का 1 माना तो 1 का 2/3 2/3 ये हुआ। तो इन दोनों का अंतर कितना दे रखा है आपको, 9 दे रखा है, और 1 में से 2/3 घटाएंगे तो 1/3, यानी कि 1/3 की वैल्यू दे रखी है आपको 9। आपसे पूछा क्या, गुरुवार का तापमान, तो गुरुवार का तापमान यहाँ क्या बना 2/3, तो 1/3 की वैल्यू 9, तो 2/3 की वैल्यू 18। ठीक है ना, तो केवल समझने वाली प्रोसेस में टाइम लगता है, ठीक है ना, ये चीज आपको समझानी पड़ रही है इसलिए टाइम लग रहा है, अदरवाइज ये मौखिक होने वाले क्वेश्चन है। ठीक है ना, 27 से 81 कीजिए, 24 से 72 कीजिए, अंतर निकालिए 9, यहाँ देखिए कि वो 2/3 है, तो 1 और 2/3 का अंतर क्या बना, 1/3 की वैल्यू हो गई 9, तो 2/3 की वैल्यू, चूंकि गुरुवार पूछ रहा है तो 2/3, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 18। है ना इजी क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़े, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 4। क्या जी, इसमें समझने लायक कुछ है ही नहीं, सिंपल इक्वेशन है, बोर्ड मास का यूज कीजिए, है ना, हालांकि बोर्ड मास का यूज भी इसमें बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन फिर भी वो जरूरी है। चलिए समय शुरू करें, हाँ 15 सेकंड कम पढ़ सकते हैं इसमें, बिल्कुल पढ़ेंगे पर फिर भी कोशिश कीजिए भाई, कैलकुलेशन है पर अगर स्मार्टली करें तो टाइम उतना नहीं लगता है। हाँ जी, टाइम हो गया, चलिए थोड़ा सा आप टाइम और ले लीजिए, अब वीडियो पॉज करके जो है फिर आप टाइम ले सकते हैं। चलिए अब हम करते हैं, ठीक है ना, बोर्ड मास को ध्यान में रखते हुए करेंगे। देखिए 2/3 डिवाइड है पहले और फिर का है, तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले का हल करते हैं, और का मतलब है आप मल्टीप्लाई कर दीजिए सीधा, है ना, तो इधर क्या है 5/6 का, यानी कि मल्टीप्लाई किसका 0.75, 0.75 का मतलब 3/4। ठीक है ना, आप इसको ब्रैकेट में जरूर क्लोज कीजिए, क्योंकि जब हम का को गुणा करते हैं तो फिर वहां दिक्कत क्या हो जाती है, देखो इधर भाग है, डिवाइड का साइन है, तो आप सोचोगे यार पहले तो डिवाइड होगा फिर बाद में मल्टीप्लाई होगा, जबकि यहां तो क्या था मल्टीप्लाई किससे आया, का से आया, तो का तो पहले हल होती है, तो ये पहले बाद का चक्कर ना ट्रेन उससे छूट जाती है, इसलिए जब भी का को आप मल्टीप्लाई का साइन लगाओ उसको कोष्टक में बंद कर दो, गलती नहीं होगी। और चूंकि बॉड मास क्या कहता है पहले ब्रैकेट, यानी कि कोष्टक पहले हल होगा। ठीक है ना, चलिए इसके बाद नीचे है 2/3, है ना, यहां भागित है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम क्या करें पहले 0.75 को हम भिन्न में चेंज कर लेते हैं, ऋण 2/3, और इधर ये हो जाएगा 1.24 है, तो हम इसको 124/100 लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये तो आप जानते हैं ना, बटे में 1 लगाएंगे, दशमलव हटाएंगे, दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो 2 जीरो बढ़ेंगे, बेसिक है। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं और आगे, तो 2/3, देखिए प्रोसेस बाई प्रोसेस करें इसलिए टाइम लग रहा है, अदरवाइज हम यहां करके उसको जल्दी कर सकते हैं। ठीक है ना, अब देखो यहां इसको जब सॉल्व हम करेंगे तो क्या होता है, यहां इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 3 से 6 कटेगा 2 बार, तो ये हो जाएगा कितना 5/8 हो जाएगा। हाँ जी बॉस, हाँ या ना, क्यों, ये क्या हो जाएगा 5/8 बटे, अब इसमें क्या करेंगे हम 2/3 पहले डिवाइड होगा, है ना,
तो पहले डिवाइड, अब डिवाइड का मतलब क्या है, हम उसको पलट देते हैं, तो पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4/3 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। लेकिन मल्टीप्लाई में इधर 5/6 ही रहेगा। क्लियर। ऋण 2/3 गुणित, यहां आप इसको 4 से काट सकते हैं, 4 से काटेंगे तो ये 25 और ये 4×6 = 24, तो ये 31, ठीक है ना। चलिए, यानी कि 31/25, 2/3 भागित को गुणित लिखेंगे तो 8/5 हो जाएगा, बटे नीचे ये सब गुणा में, तो आप यहाँ गुणा कर सकते हैं, जो संख्या कट रही है वो काट दीजिए, 2×3 = 6, हम ये काटेंगे तो ये हो जाएगा 20/27 नीचे आ गया। और हम चाहें तो ऊपर गुणा कर सकते थे डायरेक्ट, चलिए कोई बात नहीं, अगले स्टेप में करेंगे हम, यहां इनका गुणा कर दें, 31 दूनी 62/75 हो जाएगा ये। अगले स्टेप में क्या होगा, ये 27 ऊपर जाएगा, चलिए यहां करते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा, 5×3 = 15, 1 मिनट, 8×2 = 16 बटे 15 नीचे आ जाएगा, और इधर 27 ऊपर जाएगा, 20 नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। और 62/75, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन है, आपको ध्यान से करना पड़ेगा वरना गलती होती है, ये दिए इसलिए जाते हैं आपका समय खराब करने के लिए, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, करेंगे हम। अब यहां इसको काटेंगे तो 3 से कट जाएगा ये, है ना? और कितना आएगा, 3×5 = 15, ये आ जाएगा 3×9 = 27, 4 से इसको काटेंगे, 4×4 = 16, 4×5 = 20, है ना। तो 9×4 = 36/25 हो जाएगा, यहां लिख लेते हैं इसको 36/25 ऋण, ये हो जाएगा 62/75, उसके बगल में दिया है 62/75। तो अब इसको 25 को यहाँ, और ये 75 एलसीएम 75 आएगा, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 25×3 = 75, 3 का गुणा 36 में होगा तो कितना हो जाएगा, 108, और उसमें से 62 माइनस होगी, 108 में से 62 घटेगी तो आएगा 46/75, ठीक है ना। हाँ जी, टाइम बिल्कुल लगा इसमें, इसको हम इस सवाल में हमको 40 से 50 सेकंड लगेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन बहुत सावधानी से कीजिएगा, अदरवाइज गलती इसमें हो जाती है, ठीक है ना। चलिए, हाँ शॉर्ट तरीका कोई नहीं है, बॉड मास फॉलो करना है, ठीक है ना, सिंपल है। चलिए, हाँ जी, आया समझ, बढ़े आगे। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की दैनिक मजदूरी में 15% की वृद्धि की गई, ठीक है ना, डेली उसको 15% जो दैनिक मजदूरी मिलती थी उसमें 15% इंक्रीमेंट लग गया, उस व्यक्ति को अब 15% जो ग्रोथ लगी उसके बाद 230 रुपए मिलते हैं प्रतिदिन, तो वृद्धि के पहले उसकी मजदूरी कितनी थी। अरे यार, द इजीएस्ट क्वेश्चन, इजीएस्ट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। तो ये नहीं कि अरे यार ये क्या क्वेश्चन दे रहे हैं सर, आया है, ठीक है ना। तो कीजिए, मौखिक होने वाला क्वेश्चन। हाँ देखो दोस्तों, इजी क्वेश्चन लग रहे हैं, घबराइए मत, कहीं जाइए मत, अगले जो आपका वीडियो होगा, अगली क्लास होगी, उसमें क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल अप करने वाले हैं हम, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको बकायदा मैं लिख के दूंगा अगले, है ना, अभी आपको भरोसा नहीं हो रहा ना, तो मैं अगले क्वेश्चन से लिख के दूंगा वो किस ईयर में और किस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ज्यादातर एमपी पुलिस के लेंगे, लेकिन हमको जो महत्वपूर्ण लगेंगे वो अदर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे, ठीक है ना। और कोशिश करेंगे चैप्टर वाइज लें, अगर आप मुझे कमेंट में बताइए कि आप चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हैं, ठीक है ना, या फिर आप रैंडम क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं, मिक्स क्वेश्चन, है ना, जैसा भी आपको लगता है मुझे आप कमेंट में बताइए, तो मैं उस हिसाब से फिर प्लान करूंगा। चलिए, तो देखिए क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन है, 215% की ग्रोथ हो गई, तो अगर मान के चलो 100% सैलरी या उसको जो है मजदूरी मिल रही थी, 15% वृद्धि पर अब कितनी होगी, 115% हो गई, लेना, और 115% होगी, अब कितनी मिल रही है, 230 मिल रही है, यानी कि 230 जो है वो कितना है, 115% है। हमको क्या चाहिए, पहले की मजदूरी यानी कि 100 चाहिए, तो मेरा वही यूनिवर्सल तरीका आप नोट कर लीजिए, आपको प्रश्न में जो अमाउंट दिया है वो लिखिए, गुणित, डिवाइड का चिन्ह लगाइए, है ना। अब इसमें भाग लगाइए किसका, यानी कि बटे के नीचे किसको लिखेंगे, ये जो अमाउंट जितने प्रतिशत है उसको लिखेंगे, उसका परसेंट लिखेंगे नीचे, तो 230 कितनी है, 115% है, तो 115 लिखिए नीचे, निकालना है उसको लिखेंगे ऊपर, तो निकालना क्या है, पहले की मजदूरी यानी कि 100% की, उसको लिखिए, बस हो गया काम। 115 का दुगना 230 और 2 का 100 में गुणा हुआ तो 200, तो 200 रुपए उसकी पहले मजदूरी थी,
है ना इजी तरीका। और ये इस तरीके से आप प्रतिशत के सवाल, लाभ हानि के सवाल यूं करेंगे चुटकियों में, है ना, अंकित मूल्य के सवाल जो है, बट्टे के सवाल आसानी से कर पाएंगे। चलिए अगला प्रश्न, और बहुत ही कठिन आप इसको कह सकते हैं, और वो इस टर्म में कि जो करते हैं उसका लेंथी सॉल्यूशन बनता है। मैं आपको इसका इजीएस्ट सॉल्यूशन बताने वाला हूं। प्रश्न को पढ़ लीजिए। एक बल्लेबाज सत्र के आखिरी टेस्ट मैच के पहले 750 रन बना चुका है। जो आखिरी टेस्ट हुआ उससे पहले उसके टोटल रन 750 हो गए हैं। अपनी मैच की अंतिम 2 पारियों में वह मात्र 6 रन बनाता है। अब 750 के बाद वो 2 पारियां और खेला, उसमें केवल उसने 6 बनाए, तो उसका औसत 2 रन कम हो गया। पहले जो भी औसत होगा, अपन को नहीं मालूम कितना था भाई साहब, मान लो एक्स औसत होगा, तो अब वो 2 कम हो गया, x-2 हो गया औसत। कब? 2 पारियां और एक्स्ट्रा खेलने के बाद। अब उसका सत्र का अंतिम औसत, ये जो कम हुआ ना, कम होने के बाद अब उसका औसत कितना रह गया, ये बताना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? चलो करो। ठीक है ना, 15 सेकंड तो बहुत ही कम है इसमें। ये क्वेश्चन आपको अगर डिपेंड करता है आप कैसे करते हो, मैं जो तरीका बताऊंगा उससे तो भैया 20 से 30 सेकंड में हो जाएगा। ठीक है ना, वो केवल समझने वाला तरीका है। बाकी आप देखें कितना करते हैं। 15 सेकंड का समय मैं 2 बार दे सकता हूँ, या आप वीडियो एक ही बार दूंगा चलो, पर आप वीडियो रोक के एक्स्ट्रा टाइम लीजिए, पेन पेपर लेके पहले अटेम्प्ट कीजिए, कमेंट में आंसर बताइए, फिर ईमानदारी से वीडियो प्ले कीजिए, है ना। उसी से आपकी प्रैक्टिस होगी। एक इसको प्रैक्टिस पेपर मानकर सॉल्व कीजिए आप, है ना। ऐसा नहीं कि बस देख लिया बिस्तर पे पड़े पड़े, भाई साहब ऐसे सिलेक्शन नहीं होता है, यकीन मानो। ठीक है ना, चलो ठीक है, आप पॉज कर लीजिए, और टाइम चाहिए तो मैं करता हूं अब इसको। ठीक है, अब देखिए समझिए, हमने मान लिया, माना, क्या माना हमने, कि माना उसने पहले पहले जो उसका औसत रहा होगा, ठीक है ना, वो कितना रहा होगा, क्या मालूम, है ना। माना, अब यहां पर औसत मत मानो, आप मान लो कि वहां पहले जो है वो एक्स पारी खेला होगा। ठीक है ना, कितनी पारी खेला, एक्स। अब अगर वो एक्स पारी खेला और 750 रन वो टोटल बना चुका था, तो ऐसे में औसत क्या होगा, औसत का फॉर्मूला क्या बताता है, राशियों का योग बटे संख्या। योग यहां पर 750 है कुल रन, और संख्या कितनी पारी खेली, एक्स पारी खेली, तो भाग लगा दो। तो ये क्या आ गया, औसत आ गया, पहले का पूर्व औसत। और अब का औसत कैसे निकालेंगे, देखो अब उसने 2 पारियां और खेली, तो यानी कि अब x+2 पारियां हो गई, 6 रन और बनाए, तो कुल 756 रन हो गए, हो गए कि नहीं हो गए। तो कुल 756 रन औसत बराबर राशियों का योग बटे संख्या, पारी हो गई x+2। तो ये अब अंतिम औसत आ गया बाद का। लेकिन ये जो बाद का औसत है वो स्पष्ट कह रहा है उसका औसत 2 रन कम हो जाता है, तो ये जो बाद का औसत है वो 2 कम है, तो हम दोनों को बराबर तो नहीं कर सकते। बराबर करने के लिए कम में 2 जोड़ दो, 2 कम था ना तो 2 जोड़ दो, ये एक इक्वेशन बन गई। अब सुनो मेरी बात, अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करने बैठते हो, ये इक्वेशन तो आपको बनानी पड़ेगी, पहला काम तो ये करना ही करना है। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो आपके पास द्विघात समीकरण बनेगा, एक लंबा और मैसी मेथड हो जाएगा, और इसमें लगेगा भाई साहब बहुत टाइम। तो करेंगे कैसे, हमारे पास इसका बहुत शानदार तरीका है, आपको ऑप्शन से समझना है। ठीक है ना, अब आपको ऑप्शन से क्या समझना है, देखिए उसने पूछा क्या है, उसका सत्र का अंतिम औसत पूछा है, यानी कि ऑप्शन में जो भी दिए हैं 30, 25, 28, इनमें से कोई एक उसका अंतिम औसत है ना, अंतिम औसत। और यहां हमारा अंतिम औसत क्या है, अंतिम औसत का मतलब है वो 2 पारियां और खेला उसके बाद औसत, जो 2 रन कम रह गया था वो, तो वो अंतिम औसत है हमारा ये वाला 756 बटा x+2, ये हमारा अंतिम औसत है। और अंतिम औसत हमारा 30, 25 और 28, इन तीनों में से कोई एक है, और अगर इन तीनों में से नहीं होगा तो फिर डी में होगा कोई ना कोई, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये हो जाएगा। तो 756 बटे x+2, अगर हम इसको अंतिम औसत माने और एक एक करके हम रखें कि अंतिम औसत माना 30 है, तो अब देखो x क्या था, पारियों की संख्या थी, पारियों की संख्या कभी भी दशमलव में तो नहीं आएगी, वो एक पूर्णांक संख्या आएगी। और वो पूर्णांक संख्या कब आ सकती है, जब ये इक्वेशन पूरी हल हो जाए, दशमलव में आंसर नहीं। और उसके लिए क्या जरूरी है कि इस 30 का देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, 756 बटे में आ जाएगा 30, बराबर में आ जाएगा x+2। तो 30 का भाग 756 में पूरा जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, दशमलव में जा रहा है ना। आप देख लो,
है ना, 0 का भाग लगेगा, दशमलव आ जाएगा, तो 75.6 तो पूरा भाग नहीं जाएगा। इसका मतलब x की वैल्यू दशमलव में आएगी, पारी दशमलव में नहीं होती है, यानी कि 30 हमारा आंसर नहीं है। तो फिर 25 होगा, 25 रखिए, देखो क्या 25 का भाग जा रहा है, ये 5 ये 6, इकाई पे 5 है, तो अगर पूरा भाग जाने के लिए यहाँ या तो 5 या 0 होना चाहिए था, तो 25 का भी पूरा भाग नहीं जा रहा। बचा क्या 28, अब 28 का ट्राई करो, 28 का भाग देके देखो 756 में क्या जा रहा है। हाँ जी बॉस, 28 का 756 में पूरा भाग जा रहा है। अब देखिए ना, ठीक है ना, अब देखो एक साथ चला जाएगा, नहीं है आप एक साथ दे सकते हो, तो ऐसे दे लो टुकड़ों में कि भाई हम 4 का भाग देंगे, 4 7 28, तो 4 एकम 4 बचा 3 35, 4 8 32 बचा 3 36, 4 9 36, और 7 का भाग दे दो, 7 दूनी 14 बचा 4 49, 7 7 49, 27 बार भाग चला गया। एक्स की वैल्यू अगर आप यहां से देखोगे तो 25 पारियां पहले थी, है ना, बाद में 27 पारियां, और आप उसको एक्स की वैल्यू रखे निकालोगे तो ये बैलेंस आएगी, ये इक्वेशन जो थी। आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, वो तो तब जब वो पारी की संख्या पूछे, तो पारी की संख्या पूछे तो पारी की संख्या एक्स की वैल्यू 25 आ गई, वो भी हो जाएगा, है कि नहीं। लेकिन यहां उसने क्या पूछा, अंतिम औसत पूछा बॉस। तो अंतिम औसत क्या है, अंतिम औसत है 28, क्योंकि जब हम यहां इसकी वैल्यू बराबर 28 रख रहे हैं तो आसानी से सॉल्व हो पा रहा है, बाकी और किसी से ना 25 से हो रहा था ना 30 से हो रहा था, तो आंसर इज 20। तो ये इसका जो है वो ऑप्शन से करने का तरीका है, पहले क्वेश्चन बनाइए फिर ऑप्शन से उसको चेक कीजिए, सिंपल। और आप इसको सॉल्व करने बैठ गए ना वैसे क्वेश्चन 1 को, तो हो गया पेपर, है ना, फिर तो मिल गई वर्दी, हो गया, है ना। नहीं होगा भाई साहब, तो आप क्वेश्चन या तो उसमें समय बर्बाद मत करो, छोड़ दो, या फिर आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए, उसके नए तरीके निकालिए, बाकी हम तो है ही बताने को। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, पढ़िए इस क्वेश्चन को एक बार आपके लिए, है ना। हाँ जी, तो एक व्यक्ति, क्या है क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी कुल यात्रा का 1/4 हिस्सा स्कूटर से और 3/8 हिस्सा कार से, बाकी 48 किलोमीटर वो बस से तय करता है। उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी निकालनी है, तो पूरा टोटल किलोमीटर में निकालना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, करिए, समय आपका स्टार्ट हो गया है। हाँ जी दोस्तों, समय हो गया, कैसे करेंगे, ये भिन्नों में दिया है, देखो हमेशा कुल दूरी यहां पर आप एक मान के चलिए, क्योंकि जब भिन्नों में बात होती है तो एक मानते हैं टोटल वैल्यू, और जब परसेंट में बात होती है तो टोटल वैल्यू हम 100% मानते हैं। ये तो एक बेसिक कंसेप्ट है, आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ भिन्नों में बात हो रही है तो हम टोटल वैल्यू मानेंगे कि कुल दूरी एक थी, जिसमें से 1/4 वो स्कूटर से, 3/8 कार से चला, तो बाकी जो 48 किलोमीटर है वो भिन्न में कितना निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो इन दोनों को जोड़ के एक में से घटा दो, है ना। चलो इन दोनों को कैसे जोड़ेंगे, अब 1/8 को हम 1/4 को हम 2/8 भी लिख सकते हैं, ऊपर नीचे 2 का गुणा किया तो एलसीएम 8 8 बराबर होगा, या फिर आप एलसीएम लेके हल कर सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे, 4 8 का एलसीएम 8 आएगा, यही आना है। 2/8 और 3/8, तो 2 और 3 मिला के 5/8 वो चल लिया टोटल, कितना बचा, शेष बचा 3/8। तो ये जो 3/8 है वो कितना है, 48 किलोमीटर है, उसने पहले क्या रखा है, बाकी बचे 48 किलोमीटर, और इधर बाकी बचे भिन्न में 3/8। तो इससे एक की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, कुल दूरी एक निकालनी है ना, तो 3/8 या एक का 3/8 एक ही बात है, तो एक की वैल्यू कैसे आएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, एक की वैल्यू आ जाएगी 48 गुणित इधर पहुंच गया 8, ऊपर बटे में आ गया 3, 3 का भाग देंगे 16, और 16 अट्ठे 128, ये आ गया एक, यानी कि कुल दूरी, लगाओ आंसर, बस इतना ही है, और क्या है ही नहीं, इजी है भाई, है ना। हाँ लेकिन आते हैं ऐसे क्वेश्चन, आते हैं बॉस। अगला, चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन, और मैं करा चुका हूं इस प्रकार के क्वेश्चन, ठीक है ना। तो पिछली क्लासेज में आपने देखी है पक्का, तो आप इसको 15 सेकंड क्या भाई साहब 5 सेकंड में कर दोगे। चलो
हाँ, थोड़ी सी 5-10 सेकंड की कैलकुलेशन है, उसमें कहीं नहीं है। फॉर्मूला सिंपल है। क्या है? हाँ जी, क्या है फॉर्मूला? बताओ बताओ कमेंट में। सोचो, पॉज करके सोचो, बताओ फिर। फॉर्मूला है अपना MDT/W। क्या होता है? M फॉर मैन वर्क, यानी कि कितने लोग कार्य कर रहे हैं, वो महिला हो सकती हैं, बच्चे हो सकते हैं, आदमी हो सकते हैं। D फॉर डे, कितने दिन कार्य किया जा रहा है। T फॉर टाइम पर डे, यानी कि एक दिन में कितने घंटे काम किया जा रहा है। और W फॉर वर्क, कितना कार्य किया जा रहा है। और इसी को ले लो आप M1D1T1/W1 बराबर M2D2T2/W2। अब जो चीज प्रश्न में नहीं है उसको हटा दो, कि अगर 4 आदमी तो M है ही, 40 एकड़ तो W है, 30 दिन तो D है, टाइम पर डे उसमें नहीं दिया है कि कितने घंटे कार्य करते हैं, उसको हटा दो। ठीक है ना? तो चलो MD/W से करेंगे। तो पहले क्या है, 4 आदमी कितने दिन कार्य कर रहे हैं, 30 दिन कार्य कर रहे हैं, बटे W, वर्क आएगा नीचे। तो कितना कार्य कर रहे हैं, 40 एकड़ फसल को काटते हैं, ये उनका कार्य है। अब बराबर M2D2/W2। ये दूसरा केस लेंगे अपन। तो क्या लेंगे दूसरे, देखो यहां से दोनों केस अलग हो रहे हैं, इधर पहले का, इससे आगे बाद का केस। तो 18 आदमी एम की जगह आ गया, 12 दिन में डी की जगह आ गया। कितने एकड़, डी की जगह क्या आ जाएगा, 12, सॉरी, है ना, 12 आ जाएगा। कितने एकड़ फसल काटते हैं, तो वो डब्ल्यू की वैल्यू या W2 की वैल्यू वो पूछ रहा है। चलिए, ऐसे बस अरेंज करने का टाइम लगाना है, बाकी सॉल्व हो जाएगा। इधर 0 से 0 काटा, ये 40 से 40 कट गया। इधर 3 बचा, 3 से आपने 18 को काट दिया 6 बार। तो 12 छंग 72, देन W बराबर क्या आ गया, 72 एकड़ जमीन को काट लेंगे भाई साहब वो। ठीक है ना? तो ये है, इस प्रकार से आप MDT/W लगाइए और ये क्वेश्चन बिल्कुल हलवा हो जाएंगे आपके लिए। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़े। तो मैथ का काम हो गया, अब बात करते हैं रीजनिंग की। ठीक है ना? आप एक बार फटाफट से शेयर और कर दो यार, है ना, क्योंकि आप शेयर नहीं करते हो तो उसमें क्या हो रहा है, व्यूज कम आ रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, हमको भी मोटिवेशन चाहिए ना। आपके लिए बहुत ही बेहतरीन, आप कहोगे कि सर टाइम बढ़ाओ, क्वेश्चन बढ़ाओ, मैं वो भी करूंगा, लेकिन उसके लिए आपको व्यूज बढ़ाने पड़ेंगे, सब्सक्राइबर बढ़ाओ और लाइक तो यार जरूर करो। उसमें आपका क्या जा रहा है, पैसे थोड़ी ना लग रहे। चल, तो यहां से रीजनिंग स्टार्ट हो रही है। मैथ्स के साथ रीजनिंग इकलौती यही होती है, बाकी आपको यूट्यूब पर कहीं कोई नहीं करा रहा है। ठीक है ना? आपको डिफरेंट डिफरेंट क्लास ज्वाइन करनी पड़ रही है, उसके लिए कहीं परेशान नहीं होना है, सारी चीजें यहीं मिलेंगी, है ना, और विद इन टाइम आपकी तैयारी बेहतरीन कराऊंगा। हाँ जी। तो क्वेश्चन क्या, निम्न में लुप्त अक्षर हैं। आपको ये जो है वो एक बॉक्स बना है, BGL CHMGL, तो क्या ये खाली क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा, ROP या Q? चलिए, आपका समय शुरू होता है, पैटर्न चेक कीजिए और आंसर बताइए। हाँ जी मेरे प्यारे दोस्तों, तो समय हो गया है। क्या रहेगा अब इसमें, देखिए पैटर्न चेक कीजिए आप सबसे पहले अगर रीजनिंग को अच्छे से करना है तो आपके लिए जो कार्य दिया जा रहा है, ये आप होमवर्क मान के चलिए, मैं आपको दे रहा हूं। जो पहले से तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल इस काम को करते हैं। एक ही, जब ए से लेकर जेड तक कितने अल्फाबेट होते हैं इंग्लिश में, 26। हर एक को क्रम में आप याद कीजिए। कैसे, जैसे ए जो है वो पहले नंबर पर आता है तो ए की वैल्यू हो गई 1। बी जो है वो दूसरे नंबर पर आता है तो उसकी वैल्यू हो गई टी, सॉरी 2, नॉट टी। और सी जो है तीसरे नंबर पर, डी जो है चौथे नंबर पर। इस प्रकार से चलते चलते जेड आ जाता है 26वें नंबर। तो अंग्रेजी के हर एक अल्फाबेट का नंबर आपको याद होना चाहिए, या हम कहें कि जब भी नंबर बोला जाए तो आपको उससे अल्फाबेट याद आ जाना चाहिए। दोनों वाइस वर्सा आप याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन आपके लिए एकदम हलवा हो जाएंगे, एकदम इजी। ठीक है? तो देखिए क्या पैटर्न है, अभी समझते हैं। बी की वैल्यू कितनी होती है, 2, दूसरे स्थान पर आता है। जी कितने पर आता है, 7 पर, और एल का 12। ठीक है ना? ठीक है, ये लिख लिया आपने, इनका भी लिख लो। सी का कितना, 3। एच कितने पर आता है, 8 पर। एम कितना आता है, एम कितने पर आता है, एल एम 13 पर। ठीक है ना? तो अब यहां से आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा। 2 से 7 कितना बड़ा, 5 बड़ा, +5 हो गया। 7 से 12, ये भी +5 हो गया। वाह क्या बात है। अब देखो,
3 से 8 यहां भी +5, और 8 और 5 13, ये भी +5। तो बस वही काम यहाँ हो जाएगा, जी की वैल्यू 7, एल की वैल्यू 12, ये देखो यहाँ भी +5 हो रहा है तो इधर भी +5 कर दो, 12 और 5 17, और 17 पर बॉस क्या आता है, मैंने कहा वाइस वर्सा भी याद कीजिए तो उल्टा ध्यान आएगा, 17 पर आता है क्यू, ठीक है ना, क्यू या कैपिटल क्यू लिख सकते हैं। तो क्यू अपना राइट आंसर है। तो करना क्या है, इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने की क्या ट्रिक है, बस ये ट्रिक है, ए से लेकर जेड तक के आपको उनके सीरियल नंबर याद कर लो। चलिए, तो क्वेश्चन क्या है अगला, उपरोक्त चित्र में वृत्त सूचक है शक्तिशाली का। तो ये जो सर्किल बना है वृत्त, वो किसको बताता है, शक्तिशाली वर्ग को बताता है। और जो वर्ग सूचक है यानी कि जो स्क्वायर बना है वो बताता है धनवान को, धनवान लोगों का चार्ट है। और त्रिभुज जो सेक्शन बना है वो बताता है नेता को। तो तीनों विशेषताओं वाले कितने हैं, यानी कि इसमें से उन लोगों की संख्या बतानी है जिनमें तीनों ही विशेषताएं हों, यानी कि वो शक्तिशाली भी हों, वो धनवान भी हों, वो नेता भी हों। तो ये कैसे बताएंगे, चलिए कीजिए, आपको टाइम दे रहे हैं पहले 15 सेकंड का। क्वेश्चन समझ में आ जाए तो कहीं उसमें है नहीं, मौखिक होने वाला क्वेश्चन है। देखिए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो शक्तिशाली हैं वो किस में आनी चाहिए, वृत्त में आनी चाहिए, ठीक है ना। और जो धनवान है वो वर्ग में आने चाहिए, और जो नेता है वो त्रिभुज में आने चाहिए। लेकिन जो तीनों हैं वो तो तीनों में आने चाहिए। तो ऐसी संख्या खोजिए जो वर्ग में भी आती हो, वृत्त में भी आती हो, त्रिभुज में भी आती हो। तो ये देखो, सबसे पहले वृत्त में यहां 4, 3 और 1 ऐसी संख्या है जो वर्ग के वृत्त के अलावा अन्य में भी आती हैं। लेकिन जब हम इस वर्ग की बात करें तो वो वर्ग में आती है केवल 1 और 3, 4 नहीं आती है। और त्रिभुज को भी ले लें तो 1 और 3 में से केवल 3 जो है वो त्रिभुज में भी आ रही है। तो केवल 3 ऐसी है जो वर्ग में भी है, वृत्त में भी और त्रिभुज में भी है। तो 3 वो संख्याएं हैं, वो लोग हैं जिनमें तीनों विशेषताएं, तो आंसर हो जाएगा 3। केवल देखिए और आंसर दीजिए, इस प्रकार के क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। और आते हैं रीजनिंग में, इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। रीजनिंग में बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं आते, है ना। कुछ प्रश्न होते हैं जो हम आगे कराएंगे कुछ टॉपिक के, तो वो थोड़े से हार्ड आते हैं। बाकी ये क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन इजी लेवल के रहेंगे, ठीक है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन है सीरीज का है, कीजिए फटाफट से। 15 सेकंड दिए जा रहे हैं। सीरीज आपके सामने है, 21, 12, 11 में अगली संख्या क्या होगी। 3 संख्या आपको दी है, अगली बतानी है क्या आएगी। हाँ जी, हाँ जी, चलिए कमेंट में बताया करो बिल्कुल। तो देखिए, क्या पैटर्न लग रहा है आपको, 21 है, 12 है, तो 21 भी 3 से डिवाइड होती है, 12 भी 3 से डिवाइड होती है। अब हम 11 देखें तो 11 तो अभाज्य है, और अभाज्य ऑप्शन में देखें तो 11 और 13 दोनों अभाज्य हैं। तो इसमें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, कंफ्यूजिंग स्थिति है। तो यहां पर हो क्या रहा है असल में, देखो मैं बताऊं आपको, 2 1 1 2 संख्याओं के अंक पलट गए हैं। 21 को उल्टा कर दिया तो 12 हो गया। तो अब 11 को उल्टा करेंगे, यानी कि आगे पीछे करेंगे अंकों को, तो क्या आएगा, 11 ही आएगा। तो 11 होना चाहिए इसका आंसर, और है भी, ठीक है ना। चलिए, तो ये है, इसमें कोई विशेष पैटर्न नहीं है, बहुत बचकाना पैटर्न था, लेकिन था जो है। कई प्रकार से पैटर्न बनते हैं, तो हमको इसकी ऐसे सीरीज वाले क्वेश्चनों की आप मल्टीपल प्रैक्टिस कीजिए, किताब लीजिए, उसमें सीरीज के बहुत सारे क्वेश्चन लगाइए, तो आपको रट जाएंगे वो पैटर्न। और जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको देखते ही आप बता दोगे कि नहीं भाई, ये पैटर्न इसमें लग रहा है। आप फटाफट से चेक कर लोगे, नहीं ये वाला पैटर्न नहीं लग रहा, ये नहीं लग रहा, ये नहीं लग रहा, आप देख लोगे अरे ये लग रहा है। तो आपको विद इन 5 से 10 सेकंड में आपको क्लिक कर जाएगा कि हाँ इसमें कौन सा पैटर्न लग रहा है। और वो होगा कब, जब आप 150 क्वेश्चन सीरीज के लगाएंगे किताब से, ठीक है ना। तो मार्केट से कोई भी किताब खरीदिए, प्रीवियस ईयर पेपर की खरीदिए या मॉडल पेपर खरीदिए, ठीक है ना, और उससे सीरीज के क्वेश्चन लगाइए। चलिए, अगला क्वेश्चन, यदि ट्रेन के लिए कोड रेंज है ना, ये कोडिंग डिकोडिंग वाले चैप्टर में से है क्वेश्चन। ट्रेन के लिए कोड क्या दिया है, रेंज दिया है, तो बस के लिए क्या कोड होगा, सब, यूएसबी, यूएसए और यूएससी। चलिए 15 सेकंड का टाइम फिर से दिया जाएगा।
हाँ जी, चलिए समय हो गया है। तो क्या है कहानी, पैटर्न समझ में आ गया होगा आपको। देखिए हो क्या रहा है, कोई विशेष पैटर्न नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी ट्रेन रेन्स बोलने में एक जैसा दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि RAIN ये सेम है इसमें रेन, ठीक है ना। इसमें एक अक्षर आगे, इसमें एक अक्षर पीछे है। तो ये क्या हुआ है कि आगे का टी उठाकर भाई साहब ने पीछे रखा, तो पीछे टी आना चाहिए, फिर एस क्यों आया? एस आया, इसका मतलब PQRST, यानी कि टी से पहले का एक अक्षर उठा के रखा है, या ये कह सकते हैं -1 कर दिया है, ठीक है ना। तो वही कहानी यहां होगी कि बी को हम उठा के आगे से पीछे रखेंगे, लेकिन बी नहीं रखेंगे, उसमें से एक माइनस करके रखेंगे, तो बी से पहले क्या आएगा? ए आएगा। तो बी हट गया और क्या आ गया? ये USA, यानी कि सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। है ना इजी क्वेश्चन। चलिए, तो रीजनिंग के नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी हम बढ़ाएंगे आज की क्लास में।